पाठ 1। भाषा क्या है? What is language? अपनी बात दूसरों को बोलकर या लिखकर बताने के लिए हमें एक साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को ही भाषा कहते हैं। इस प्रकार भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं। अब इन चित्रों को देखिए और बताइए कि इनमें क्या हो रहा है। निशा और पूजा एक दूसरे से बातें कर रही हैं। शुभम अपने पापा से खिलौना लाने के लिए कह रहा है। ऊपर के चित्रों में आपने देखा कि सभी लोग बोलकर और सुनकर अपनी बात कह और समझ रहे हैं। भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। पहले चित्र में यश पत्र लिख रहा है तथा दूसरे चित्र में पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। यश पत्र लिख रहा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा, दो लिखित भाषा। एक मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। दो लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा पढ़कर दूसरों के विचारों को समझते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। अब इस चित्र को देखिए। कभी-कभी हम अपनी बात इशारों से भी कहते हैं। इसके लिए हम भाषा के एक अन्य रूप का प्रयोग करते हैं, जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन यह भाषा का मान्य रूप नहीं है। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही लोगों को संकेत से अपनी बात समझा रहा है। भाषा के दो ही प्रमुख रूप माने जाते हैं, मौखिक और लिखित। हिंदी हमारी मातृभाषा है। एक दृष्टि में भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों की बात को समझते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पाठ 2। वर्णमाला, अल्फाबेट। वर्ण बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं, उनके लिखने के संकेत चिन्ह होते हैं, जैसे राम इधर आओ, र जमा आ जमा म जमा अ बराबर राम। इ जमा ध जमा अ जमा र जमा अ बराबर इधर। आ जमा ओ बराबर आओ। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे और छोटा नहीं किया जा सकता, अतः ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। मुख से निकली छोटी से छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर, दो व्यंजन।
एक, स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अयोगवह, अनुस्वार, अंग, विसर्ग, अह। ये न स्वर हैं और न व्यंजन। 2, व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूलतः 33 व्यंजन हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन। क जमा क्ष बराबर क्ष। त जमा र बराबर त्र। ज जमा य बराबर ज्ञ। श जमा र बराबर श्र। अतिरिक्त व्यंजन। ड़, ढ़। मात्राएं। अ को छोड़कर शेष सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, जो व्यंजनों के साथ लगाई जाती हैं। प्रत्येक व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है। स्वर और उनकी मात्राएं। स्वर अ, मात्रा कोई मात्रा नहीं। मात्रा युक्त वर्ण क। मात्रा युक्त शब्द कमल। आ की मात्रा। का, कागज। ई की मात्रा। की, किताब। ई की मात्रा। की, कील। उ की मात्रा। कु, कुदाल। ऊ की मात्रा। कू, कूड़ा। री की मात्रा। क्री, कृपाण। ए की मात्रा। के, केला। ए की मात्रा। कै, कैलाश। ओ की मात्रा। को, कोयल। औ की मात्रा। कौ, कौ। अंग, तथा अह के चिन्ह। अंग की मात्रा। कंग, कंगन। की मात्रा। क, कांपना। अह की मात्रा। नह, पुनः। संयुक्ताक्षर।
जब स्वर रहित व्यंजन का संयोग स्वर युक्त व्यंजन से होता है तो संयुक्ताक्षर बनते हैं। इसमें कभी दो समान व्यंजनों का संयोग होता है तो कभी दो असमान व्यंजनों का, जैसे ल जमा ल बराबर लल। बल्ला, गुल्ली, बिल्ली। प जमा य बराबर प्य, प्यार, प्याला, प्याज। क जमा य बराबर क्य, क्यारी, वाक्य, क्योंकि। इसे भी जानिए। अनुस्वार वाले शब्दों को बोलने में हवा नाक से निकलती है। अनुनासिक वाले शब्दों को बोलने में हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है। व्यंजनों को स्वर रहित दिखाने के लिए उनके नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे क, प, व आदि। स्वर रहित व्यंजन को हम लिख तो सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। एक दृष्टि में वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। पाठ 3 शब्द और वाक्य, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नाम पढ़िए। कुत्ता, किताब, सुराही। ये सभी शब्द वर्णों के मेल से बने हैं, जैसे क जमा उ जमा त जमा त जमा आ बराबर कुत्ता। क जमा इ जमा त जमा आ जमा ब जमा अ बराबर किताब। स जमा उ जमा र जमा आ जमा ह जमा ई बराबर सुराही। प्रत्येक शब्द को लिखने के लिए वर्णों का सही स्थान पर प्रयोग करना जरूरी होता है। वर्णों की सहायता से अनेक शब्द बन सकते हैं, लेकिन सार्थक शब्दों या जिनका कोई अर्थ हो को ही शब्द माना जाता है, जैसे ह जमा ई जमा र जमा आ जमा स जमा उ बराबर हीरासु। इन वर्णों के मेल से कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए यह शब्द नहीं है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप, अशुद्ध। परीक्षा, शुद्ध परीक्षा। आशीर्वाद, आशीर्वाद। ऋतु, ऋतु। ऋषि, ऋषि। वर्षा, वर्षा। कृपया, कृपया। पुत्र, पुत्र। स्थिति, स्थिति। कारण, कारण। शर्म, शर्म। दंड, दंड। भूख,
भूख, गुण, गुण, बुद्धिमान, बुद्धिमान, कृपा, कृपा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, आदर्श, आदर्श, आंख, आंख। आइए अब वाक्य के बारे में जानें। जिस तरह वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे राम किताब पढ़ रहा है, सही वाक्य। पढ़ रहा राम है किताब, गलत वाक्य। शब्दों का सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, अशुद्ध वाक्य। अपने घर मैं जाऊंगा, शुद्ध वाक्य। मैं अपने घर जाऊंगा। नहीं है शिखा अच्छी लड़की, शिखा अच्छी लड़की नहीं है। बहुत है होशियार मनोज, मनोज बहुत होशियार है। यह बिल्ली मेरा है, यह मेरी बिल्ली है। एक दृष्टि में। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। पाठ 4। नाम वाले शब्द, संज्ञा, नेमिंग वर्ड्स, नाउन। देखिए आपकी कक्षा में क्या क्या है। श्यामपट्ट, चौक, कॉपी, किताब, पेंसिल, रबड़, डस्टर, डेस्क, विद्यार्थी, अध्यापिका। आपने देखा सभी चीजों के अलग-अलग नाम हैं। आपका नाम है, आपकी अध्यापिका का नाम है, आपके मित्रों के नाम हैं, आपके शहर या गांव का भी नाम है। संसार के प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति और स्थान का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। ये सभी नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इन वाक्यों को पढ़िए। यह मानस है, यह दिल्ली में रहता है। इसने लाल किला देखा है। इसके पास कहानियों की एक पुस्तक है। इसे शेर से डर लगता है। पिछले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों में मानस व्यक्ति का नाम है, दिल्ली स्थान का नाम है, लाल किला इमारत का नाम है, पुस्तक वस्तु का नाम है, शेर पशु का नाम है, डर भाव का नाम है। व्यक्तियों के नाम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सक्षम, संजना, अध्यापिका, डॉक्टर, सैनिक आदि। वस्तुओं के नाम मेज, कुर्सी, किताब, गाड़ी, हवाई जहाज, चारपाई, वृक्ष आदि। स्थानों के नाम भारत, चीन, जापान, जयपुर, पंजाब, स्कूल, घर, जंगल, गांव, शहर आदि। अनाजों के नाम गेहूं, धान, मक्का आदि। नदियों के नाम
गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, अमेज़न आदि। पहाड़ों के नाम: हिमालय, कंचनजंगा आदि। इमारतों के नाम: ताजमहल, जंतर मंतर, चार मीनार आदि। पशु पक्षियों के नाम: शेर, हाथी, चीता, बिल्ली, चूहा, मोर, बतख, हंस, कौआ, चील आदि। भावों के नाम: लालच, डर, मिठास, बचपन, बुढ़ापा आदि। दिन, महीनों, ऋतुओं, दिशाओं, त्योहारों आदि के नाम भी संज्ञा होते हैं। एक दृष्टि में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। पाठ 5 स्त्री पुरुष लिंग जेंडर। लड़का शब्द से पुरुष जाति यानी पुल्लिंग का पता चलता है और लड़की शब्द से स्त्री जाति यानी स्त्रीलिंग का पता चलता है। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लड़का, लड़की। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। एक पुल्लिंग, दो स्त्रीलिंग। एक पुल्लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। दो स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अब नीचे दिए गए चित्रों को देखकर अंतर समझिए। पुल्लिंग: पिताजी खाना खा रहे हैं। राजा बैठा है। स्त्रीलिंग: मां खाना बना रही हैं। रानी खड़ी है। आइए अब कुछ शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप देखें। पुल्लिंग: नाना, स्त्रीलिंग नानी। पति, पत्नी, चाचा, चाची। मोर, मोरनी। हंस, हंसिनी। चूहा, चूहिया। दादा, दादी। आदमी, औरत। सेठ, सेठानी। बूढ़ा, बुढ़िया। सांप, सांपिन। शेर, शेरनी। लिंग बदल जाने से वाक्य में क्रिया का रूप भी बदल जाता है। आइए देखें कैसे। क, बंदर नाच रहा है। बंदरिया नाच रही है। ख, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। शिक्षिका पढ़ा रही हैं। ग, गायक गाना गाता है। गायिका गाना गाती है। आपने देखा कि वाक्य क में पुल्लिंग शब्द बंदर के साथ क्रिया का रूप नाच रहा है। वहीं स्त्रीलिंग शब्द बंदरिया होने पर क्रिया का रूप नाच रही है हो गया। इसी तरह अन्य वाक्यों में भी है। ख, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। शिक्षिका पढ़ा रही हैं। ग, गायक गाता है। गायिका गाती है। एक दृष्टि में शब्द के जिस रूप से
उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 प्रकार हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पाठ 6 एक अनेक वचन, one and many number। देखिए, पढ़िए और समझिए। बिल्ली, बिल्लियां। ऊपर दिए गए पहले चित्र में एक बिल्ली है तथा दूसरे चित्र में एक से अधिक अर्थात अनेक बिल्लियां हैं। एक बिल्ली के लिए बिल्ली तथा अनेक बिल्लियों के लिए बिल्लियां शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः इन शब्दों से हमें उनके एक या अनेक होने का पता चलता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक एकवचन, 2 बहुवचन। एक वचन, जिस शब्द से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। 2 बहुवचन, जिस शब्द से एक से अधिक या अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन संतरा, बहुवचन संतरे। लड़की, लड़कियां। पिछले पृष्ठ पर दिए गए चित्रों में बाईं ओर एक संतरा और एक लड़की है, जिससे उनके एक वचन होने का पता चलता है। दाईं ओर एक से अधिक संतरे और लड़कियां हैं, जिससे उनके बहुवचन होने का पता चलता है। आइए अब कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप देखें। एक वचन बच्चा, बहुवचन बच्चे। केला, केले। आँख, आँखें। पुस्तक, पुस्तकें। कविता, कविताएं। महिला, महिलाएं। वधू, वधुएं। डिब्बी, डिब्बियां। स्त्री, स्त्रियां। दवाई, दवाइयां। चिड़िया, चिड़ियां। गुड़िया, गुड़ियां। इसे भी जानिए। वचन बदलने से वाक्य में क्रिया का रूप भी बदल जाता है। आइए देखें कैसे। क, लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। ख, चिड़िया उड़ रही है, चिड़ियां उड़ रही हैं। ग, मेरी बहन होशियार है, मेरी बहनें होशियार हैं। आपने देखा, वाक्य क में लड़का यानी एक वचन था, तो क्रिया का रूप था। पढ़ रहा है, जब लड़के यानी बहुवचन हो गया, तो क्रिया का रूप बदलकर पढ़ रहे हैं हो गया। इसी तरह वाक्य ख में चिड़िया उड़ रही है, चिड़ियां उड़ रही हैं। वाक्य ग में बहन है, बहनें हैं। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी आ रहे हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। कभी-कभी एक वचन से बहुवचन करने पर शब्द नहीं बदलता। जैसे पिताजी ने केवल एक फल लिया,
पिताजी ने अनेक फल लिए। इस स्थिति में क्रिया का रूप बदलता है और उसी से वचन की पहचान होती है। एक दृष्टि में शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। एक का बोध होने पर एक वचन और अनेक का बोध होने पर बहुवचन होता है। पाठ 7 सब नामों के लिए सर्वनाम। For all naming words, pronoun। नीचे सपना के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए। सपना मेरी सहेली है। सपना दिल्ली में रहती है। सपना के पिताजी डॉक्टर हैं। सपना की माताजी अध्यापिका हैं। सपना के माता-पिता सपना को बहुत प्यार करते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में सपना शब्द नाम बार-बार आ रहा है, जिससे वे उबाऊ हो गए हैं। अब नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। सपना मेरी सहेली है। वह दिल्ली में रहती है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। उसकी माताजी अध्यापिका हैं। उसके माता-पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। आपने देखा, यहाँ सपना के लिए वह, उसके, उसकी और उसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनके प्रयोग से वाक्यों में सजीवता आ गई है। बार-बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग होने पर वाक्य अटपटा लगता है। इसीलिए संज्ञा शब्दों के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आइए, अब इन चित्रों को देखिए और उनके सामने लिखे सर्वनाम वाले वाक्यों को पढ़िए। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें क्या चाहिए? आप अंदर आइए। आपको क्या चाहिए? आपसे मिलकर अच्छा लगा। यह घर किसका है? इसे किसने बनवाया है? इसका मालिक कौन है? उसे जाने दीजिए। उसका कोई काम नहीं है। उसने कुछ नहीं किया। वे कौन लोग हैं? उन्हें भी बुला लो। उनको भी आम खिलाओ। ये आम मैं खाऊंगा। इन्हें खाकर बहुत अच्छा लगेगा। इनमें बहुत मिठास होगी। तुम कौन हो? दूध में कुछ गिर गया है। यह बस्ता किसका है? बाहर कोई खड़ा है। इन वाक्यों में मोटे छपे शब्द सर्वनाम हैं। ये शब्द किसी न किसी नाम के बदले में आए हैं। कुछ अन्य सर्वनाम शब्द मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, वह, वे, उसका, उनका, कौन, कोई, कुछ। हम अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं। तुम का प्रयोग अपने से छोटों के लिए किया जाता है। आपका प्रयोग अपने से बड़ों के लिए और कभी-कभी बच्चों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए किया जाता है। एक दृष्टि में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की ही तरह वचन बदलने के साथ
सर्वनाम शब्दों का रूप भी बदल जाता है। पाठ 8 विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स। दिए गए चित्रों को देखिए और नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। साफ पानी, लंबा पेड़, 3 लड़कियां। अब बताइए, कैसा पानी? साफ पानी। कैसा पेड़? लंबा पेड़। कितनी लड़कियां? 3 लड़कियां। यहाँ साफ, लंबा और 3 शब्द क्रमशः पानी, पेड़ और लड़कियां शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। इन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आइए अब कुछ और विशेषण शब्दों के बारे में पढ़ें। नया फोन। कैसा फोन? नया। गुलाबी फ्रॉक। कैसी फ्रॉक? गुलाबी। 2 किलो चीनी। कितनी चीनी? 2 किलो। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि विशेषण शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, स्वभाव, रंग, संख्या, मात्रा आदि के बारे में बताते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विशेषण शब्द वाक्य में कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने आदि प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कुछ अन्य विशेषण शब्द काला, लंबा, बड़ा, छोटा, 4 लीटर, मोटा, ऊंचा, पीला, 2 दर्जन, मीठा, कड़वा, चमकता, ठंडी, खट्टा, लाल, सीधी, सुनहरा, गरम आदि। एक दृष्टि में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। पाठ 9 काम बताने वाले शब्द क्रिया। डूइंग वर्ड्स वर्ब। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और वाक्य पढ़िए। प्रशांत गीत गा रहा है। मेघा पत्र लिख रही है। मोहित खाना खा रहा है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। हर चित्र में कोई न कोई काम हो रहा है। पहले चित्र में गाने का काम, दूसरे चित्र में लिखने का काम, तीसरे चित्र में खाने का काम और चौथे चित्र में खेलने का काम हो रहा है। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उसे काम बताने वाले शब्द या क्रिया कहते हैं। आइए कुछ अन्य क्रिया शब्दों को जानें। रोना, सोना, तैरना, बैठना, चढ़ना, आना, देना, उतरना, लेना, चलना, पाना, जाना, पीना, छूना, उठना, बनाना, सुनाना, गिरना। इसे भी जानिए। क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक प्रकार की क्रिया प्रकृति द्वारा अपने आप की जाती है, जैसे सूरज का उगना तथा अस्त होना, हवा का चलना, पानी का बरसना, नदी का बहना, तारों का चमकना आदि। दूसरी प्रकार की क्रिया
किसी के द्वारा की जाती है, जैसे पढ़ना, दौड़ना, उड़ना, नहाना, काटना, बचाना, लड़ना आदि। क्रिया का रूप लिंग और वचन के अनुसार बदल जाता है, जैसे बच्चा खेलता है, बच्ची खेलती है। लिंग के अनुसार बदलाव। घोड़ा दौड़ता है, घोड़े दौड़ते हैं। वचन के अनुसार बदलाव। एक दृष्टि में। काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। क्रिया का रूप लिंग तथा वचन के अनुसार बदल जाता है। पाठ 10 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। बोलते समय हम लगातार एक ही गति से न बोलकर बीच-बीच में रुकते चलते हैं। इससे दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों या भावों को समझने में मदद मिलती है। इसी प्रकार लिखते समय रुकने के स्थानों पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। 1. यह पूर्ण विराम चिन्ह है। यह सामान्य वाक्यों के अंत में आता है। यह तुम्हारी पुस्तक है। मैं विद्यालय जा रहा हूँ। 2. यह अल्प विराम चिन्ह है। यह नामों तथा विशेषणों के बीच में आता है। पिताजी ने मेले से खिलौने, गुब्बारे, कपड़े और मिठाइयाँ खरीदी। यह घड़ी सस्ती, सुंदर, नई और टिकाऊ है। 3. यह प्रश्न सूचक चिन्ह है। यह प्रश्न वाले वाक्यों के अंत में आता है। क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? तुम्हारे पास कितनी पेंसिलें हैं? 4. यह विस्मय सूचक चिन्ह है। यह विस्मय वाले शब्दों के अंत में आता है। 6. यहाँ कितनी बदबू है। वाह, कितना खूबसूरत पक्षी है। एक दृष्टि में। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक तथा विस्मय सूचक चिन्ह प्रमुख विराम चिन्ह हैं। पाठ 11 मुहावरे idioms। देखिए, पढ़िए और समझिए। मयंक अपनी माँ की आंखों का तारा है। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में आंखों का तारा का अर्थ आंख में तारा होना नहीं, बल्कि बहुत प्यारा होने से है। दूसरे वाक्य में पेट में चूहे कूदने का अर्थ पेट के अंदर चूहे कूदना नहीं है, बल्कि बहुत भूख लगना है। ये मुहावरे हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा रोचक और प्रभावशाली बनती है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जो साधारण अर्थ न देकर विशेष अर्थ दे, वह मुहावरा कहलाता है। आइए कुछ अन्य मुहावरे, उनका अर्थ तथा वाक्य प्रयोग पढ़ें। मुहावरे 1. अगर मगर करना, अर्थ टाल मटोल करना। वाक्य प्रयोग। मैंने नेहा से पुस्तक मांगी तो वह अगर मगर करने लगी। 2. कान भरना, चुगली करना। कान भरना एक बुरी आदत है। 3. कमर कसना, तैयार होना। परीक्षा पास आते ही रमा ने पढ़ाई के लिए कमर कस ली। 4. छक्के छुड़ाना, हरा देना। क्रिकेट मैच में भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। 5. चींटी की चाल चलना,
बहुत धीरे चलना। चींटी की चाल चलने वाले लोग समय पर कोई काम नहीं कर पाते। 6. 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। 7. दांत निकालना, हंसना। हर समय दांत निकालना अच्छा नहीं होता। 8. नाक में दम करना, बहुत दुखी करना। मेरी पड़ोसी ने तो नाक में दम कर रखा है। 9. नानी याद आना, बहुत परेशान होना। परीक्षा के समय तो बच्चों को नानी याद आ जाती है। 10. भीगी बिल्ली बनना, डर जाना। पिताजी के आते ही अमित भीगी बिल्ली बन जाता है। 11. मुंह में पानी आना, जी ललचाना। गोलगप्पे देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। 12. हाथ मलना, पछताना। सीमा पहले तो पढ़ी नहीं, अब हाथ मलने का क्या फायदा। एक दृष्टि में मुहावरा शब्दों का ऐसा समूह होता है जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देता है। पाठ 12 शब्द भंडार वोकैब्युलरी। क समान अर्थ वाले या समानार्थी शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे पंकज, जलज, नीरज, कमल, राजीव, सरोज। समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची कहते हैं। आइए कुछ समानार्थी शब्दों के बारे में जानते हैं। शब्द सूर्य, समानार्थी सूरज, रवि, भानु। पानी, जल, नीर, वारी। चंद्रमा, चांद, चंद्र, शशि। ईश्वर, भगवान, परमात्मा, प्रभु। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। पेड़, वृक्ष, विटप, तरु। हवा, वायु, पवन, समीर। पुत्र, बेटा, लड़का, सुत। बादल, घन, मेघ, जलद। रात, निशा, रजनी, यामा। नदी, तरंगिणी, सरिता, तटिनी। पृथ्वी, धरती, भूमि, धरा। कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर। आंख, नेत्र, चक्षु, लोचन। आकाश, गगन, नभ, अंबर। पहाड़, पर्वत, गिरि, भूधर। गाय, गौ, धेनु, सुरभि। आग, अग्नि, अनल। पावक, मित्र, मीत, सखा, दोस्त। समुद्र, सागर, रत्नाकर, सिंधु। पक्षी, खग, पंछी, विहग। माँ, जननी, माता, अम्बा। ख उल्टे अर्थ वाले या विलोम शब्द। इन चित्रों को देखिए और इनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। अमीर, गरीब, अंदर, बाहर। यहाँ अमीर और गरीब तथा अंदर और बाहर एक दूसरे का
विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं। इन्हें विलोम शब्द कहते हैं। एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। आइए कुछ विलोम शब्दों के बारे में जानते हैं। शब्द अच्छा, विलोम बुरा। शुरू, अंत, जीत, हार। योग्य, अयोग्य, उचित, अनुचित। जन्म, मरण। आशा, निराशा। धनी, निर्धन। ज्ञान, अज्ञान। दयालु, निर्दयी। वीर, कायर। न्याय, अन्याय। सत्य, असत्य। उन्नति, अवनति। बीमार, स्वस्थ। प्रेम, घृणा। अंधेरा, उजाला। स्वतंत्र, परतंत्र। अब इन वाक्यों में विलोम शब्दों का प्रयोग समझिए। 1. राम धनी है तो श्याम निर्धन। 2. सत्य बोलो, असत्य नहीं। 3. प्रेम करो, घृणा नहीं। ग. अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। पढ़िए और समझिए। मेरे पिताजी बीमारों का इलाज करते हैं। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। आपने देखा, बीमारों का इलाज करते के स्थान पर डॉक्टर शब्द का प्रयोग किया गया। इसे अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जो चित्र बनाता है, चित्रकार। 2. जो दूसरे देश का हो, विदेशी। 3. जो विद्या ग्रहण करता है, विद्यार्थी। 4. पुस्तकें रखने का घर, पुस्तकालय। 5. जो संभव न हो, असंभव। 6. जो खेती करता हो, किसान। 7. जो साथ पढ़ता हो, सहपाठी। 8. जो लकड़ी का सामान बनाता है, बढ़ई। 9. प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। 10. जो केवल फल सब्जी खाता हो, शाकाहारी। 11. जो कपड़े सिलता हो, दर्जी। 12. जो पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़। 13. जो बहुत बोलता हो, वाचाल। 14. जो दूध बेचता हो, दूध वाला। 15. वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। 16. जो मृदु या मीठा बोलता हो, मृदुभाषी। एक दृष्टि में समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। पाठ 13। गिनती, काउंटिंग। 11 गडरिये एक साथ 12 भेड़ चराते हैं। 13 आम के पेड़ों पर 14 आम दिखाते हैं। 15 पत्थर फेंके उन पर, 16 बार प्रयास किया। 17 बार में आम मिला, 18 लोगों ने खा लिया। 19-20 को नहीं मिला, उनको है बस यही गिला। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 1. ऊंट और गीदड़। एक घना जंगल था। जंगल में कई जानवर रहते थे। एक ऊंट और एक गीदड़ भी वहां रहते थे। जंगल के पास ही एक नदी थी। नदी के उस पार खरबूजे और तरबूज के खेत थे। गीदड़ रोज नदी पर जाता, नदी के किनारे पर खड़ा हो जाता और खरबूजों को देखकर मन ही मन ललचाता। वह सोचता, खरबूजे कैसे खाऊं? नदी में पानी गहरा है, मैं छोटा हूँ, नदी पार कैसे जाऊं? एक दिन घूमते घूमते गीदड़ को ऊंट दिखाई पड़ा। उसने ऊंट से दोस्ती कर ली। गीदड़ ने ऊंट से कहा, नदी के पार खरबूजे और तरबूज के खेत हैं। आज रात को खरबूजे खाने चलेंगे। जब रात को किसान सो जाएगा, तब हम खरबूजे खाएंगे। ऊंट मान गया। रात में गीदड़ ऊंट की पीठ पर बैठ गया। दोनों नदी पार करके खेत में पहुंच गए। वहां किसान सो रहा था। गीदड़ जल्दी जल्दी खरबूजे खाने लगा। गीदड़ का पेट छोटा होता है, इसलिए उसका पेट जल्दी भर गया। गीदड़ बोला, मुझे भूख लग रही है। ऊंट ने मना किया, तेरी हुक्हुकी से किसान जाग जाएगा, इसलिए चिल्लाना मत। अभी मेरा पेट नहीं भरा। गीदड़ नहीं माना। वह एक झाड़ी में छिप गया और जोर से चिल्लाने लगा, हुक्का हू हुक्का हू हू। गीदड़ की आवाज सुनकर किसान जाग गया। किसान ने ऊंट को खेत में देखा। उसने ऊंट की डंडे से खूब पिटाई की। ऊंट भागकर नदी के किनारे आ गया। गीदड़ पहले ही वहां खड़ा था। गीदड़ ने माफी मांगी। ऊंट कुछ नहीं बोला। गीदड़ उसकी पीठ पर सवार हो गया। ऊंट नदी में घुस गया। दोनों नदी के बीचों बीच पहुंच गए। ऊंट बोला, मुझे अब लुट-लुटी लग रही है। गीदड़ बोला, मैं डूब जाऊंगा। ऊंट ने कहा, खेत में तुझे हुक्हुकी लग रही थी, यहाँ मुझे लुट-लुटी लग रही है। गीदड़ ने बहुत मना किया, लेकिन ऊंट नहीं माना। ऊंट लुट-लुटी करने लगा। गीदड़ ऊंट की पीठ से लुढ़क गया और नदी में डूब गया। शिक्षा। हमें दोस्तों की भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए। 2. लाल मुर्गी और हलवा। एक लाल मुर्गी थी। उसके 3 दोस्त थे, बतख, बिल्ली और कुत्ता। एक दिन मुर्गी को गेहूं के कुछ दाने मिले। वह अपने दोस्तों के पास गई और बोली, मैं इन्हें बोना चाहती हूँ, क्या तुम सब मेरी मदद करोगे? बतख बोली, नहीं, मेरे पास समय नहीं है। बिल्ली बोली, मेरे बच्चे बीमार हैं। कुत्ता बोला, मुझे खेतों की रखवाली करनी है। मुर्गी को अकेले ही दाने बोने पड़े। कुछ समय बाद बोए हुए दाने गेहूं के पौधे बन गए और समय आने पर फसल पककर तैयार हो गई। मुर्गी फिर से अपने दोस्तों के पास गई और बोली, इन पौधों को काटना पड़ेगा, क्या तुम सब मेरी मदद करोगे? उसके तीनों दोस्तों ने फिर से बहाने बना दिए। लाल मुर्गी ने अकेले ही फसल को काटकर साफ किया। अब दानों को पिसवाने के लिए चक्की पर जाना था। मुर्गी ने अपने दोस्तों से फिर पूछा, क्या तुम सब मेरे साथ चक्की तक चलोगे? बतख बोली, मुझे चक्की की आवाज से डर लगता है। बिल्ली बोली, मैं इतनी दूर चलकर नहीं जा सकती। कुत्ता बोला,
मुझे अपने दादा के घर जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। बेचारी मुर्गी को अकेले ही दाने पिसवाने जाना पड़ा। दाने पिसवाकर मुर्गी आटा लेकर घर आई। उसने उस आटे से गरम गरम हलवा बनाया। हलवे की खुशबू सूंघकर बतख, बिल्ली और कुत्ता दौड़ कर आए और बोले, अरे वाह, तुमने तो बहुत बढ़िया हलवा बनाया है। चलो हम सब मिलकर इसे खाते हैं। यह सुनकर मुर्गी ने कहा, प्यारे दोस्तों, मुझे माफ करो, मैं यह हलवा किसी को नहीं दूंगी। तुम सब आलसी लोग हो। इसे खाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। यह कहकर लाल मुर्गी हलवा लेकर वहां से चली गई। उसके आलसी दोस्त देखते ही रह गए। शिक्षा, हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। 3. हाथी और चींटी। एक हाथी नदी में नहा रहा था। उसने नदी में अपनी परछाई देखी और सोचा, मैं तो सब जानवरों से बड़ा हूँ, मुझे तो जंगल का राजा होना चाहिए। हाथी ने सब जानवरों को बुलाया और कहा, देखो, मैं सब जानवरों से बड़ा और ताकतवर हूँ, इसलिए मैं जंगल का राजा हूँ। यह सुनकर सब जानवर डर गए। उन्होंने उसे राजा मान लिया। एक चींटी ने हाथी को राजा मानने से मना कर दिया। हाथी ने उसे सूंड से उठाकर मारना चाहा। चींटी ने हाथी की सूंड के अंदर घुसकर कई जगह काट लिया। हाथी तड़पने लगा। उसने बार-बार सूंड घुमाकर चींटी को बाहर निकालना चाहा, लेकिन चींटी नहीं निकली। अंत में हाथी ने चींटी से हार मान ली। चींटी उसकी सूंड से बाहर आ गई। वह बोली, शरीर बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता। शिक्षा, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। 4. बंदर और बया। एक जंगल में पीपल के वृक्ष पर बया का एक सुंदर घोंसला था। अपने परिवार के साथ वह उसमें सुखपूर्वक रहती थी। दिन भर दूर दूर से दाना चुग कर लाती और अपने बच्चों को खिलाती। सर्दी, गर्मी और बरसात से निश्चिंत उसके बच्चे घोंसले में सुरक्षित थे। एक दिन जोर से बारिश हुई। बया अपने घोंसले में बैठी थी। उसने देखा एक बंदर बारिश में भीग रहा है। बारिश से बचने के लिए वह इधर-उधर छलांगे लगाता हुआ ठंड से ठिठुर रहा था। उसे इस तरह भीगते देखकर बया को दया आ गई। वह बोली, बंदर भैया, तुम इतने समझदार हो, फिर अपने लिए एक घर क्यों नहीं बना लेते? सर्दी, गर्मी और बरसात से तो बच जाओगे। हमारी ओर देखो, हम कितने छोटे प्राणी हैं, फिर भी हमने अपने रहने के लिए यह छोटा सा घर बना लिया है। बया की सीख बंदर को नहीं सुहाई। उसे क्रोध आ गया। गुस्से में उसने एक छलांग लगाई और पेड़ पर चढ़कर बया का घोंसला तोड़कर नीचे गिरा दिया और बोला, अरे मूर्ख, तू बड़ी होशियार बनती है। ले, अब तू भी मेरी तरह वर्षा में भीग और ठंड से ठिठुर। शिक्षा, मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए। 5. किसान और चोर। एक किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसकी जमीन पर कुछ उगता नहीं था, क्योंकि वह बहुत कठोर हो चुकी थी। एक रात किसान अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। उसी समय उसे घर के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। किसान की पत्नी ने कहा, लगता है चोर घर में घुसना चाहते हैं।
किसान की पत्नी का अनुमान सही था। सचमुच 4 चोर घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। घर में चोरों के घुसने की बात सुनकर किसान बहुत घबरा गया। पर किसान की पत्नी बड़ी समझदार थी। वह जोर से बोली, अरे, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने रुपए और जेवर अपने घर के पीछे जमीन के अंदर छिपा दिए हैं। चारों चोरों ने किसान की पत्नी की बात सुन ली। वे सीधे घर के पीछे गए और उस कठोर जमीन की खुदाई करने लगे, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अंत में वे थक कर चले गए। दूसरे दिन सुबह किसान ने देखा कि उसकी जमीन खुदी पड़ी है। वह अपनी पत्नी की समझदारी पर बहुत खुश हुआ। शिक्षा: हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। पाठ 16। दिन, महीने, ऋतुएं और दिशाएं। Days, months, seasons and directions. दिन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जो क्रमवार इस प्रकार हैं: रविवार या इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार या वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। महीने, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जो क्रमवार इस प्रकार हैं: जनवरी 31 दिन, फरवरी 28 या 29 दिन, मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन, दिसंबर 31 दिन। ऋतुएं, एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। इनके नाम तथा इनके आने के महीने क्रमवार इस प्रकार हैं: शिशिर, जनवरी से फरवरी, बसंत, मार्च से अप्रैल, ग्रीष्म, मई से जून, पावस या वर्षा, जुलाई से अगस्त, शरद, सितंबर से अक्टूबर, हेमंत, नवंबर से दिसंबर। दिशाएं, दिशाएं 4 होती हैं, जो इस प्रकार हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।